गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डिस्कस इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक बहुत अहम रोल प्ले करता है जब हम जीएसटी की बात करते हैं, तो क्योंकि ये कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करता है। व्हाट इज कैस्केडिंग इफेक्ट? कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब है टैक्स के ऊपर में टैक्स लगना। जीएसटी आने से पहले रिजीम था, उसमें एक्साइज ड्यूटी लगता था, वैट लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, तो यहाँ पे कई जगह पे कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता था। जीएसटी आने के बाद में इस चीज पे ध्यान रखा गया कि जीएसटी लॉ में कैस्केडिंग इफेक्ट ना हो, तो इसके रिलेटेड आईटीसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। अब आईटीसी कैसे क्लेम किया जाता है, क्या कंडीशंस है, क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्या ब्लॉक्ड क्रेडिट होता है, वो सारा कुछ हम समझेंगे। अभी फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे इसके बेसिक फ्रेमवर्क से। आप समझते हैं जीएसटी में एक ट्रांजैक्शन होता है तो वो किस तरह से एप्लीकेबल होगा, उस पर आईटीसी का प्रोविजंस। तो एक सिंपल सा एग्जांपल से हम इस चीज को समझेंगे। एक एग्जांपल हम लेते हैं जहां पे मेरे पास एक सप्लायर है and we have a recipient. रिसिपिएंट सप्लायर को कंसिडरेशन देगा, पैसा देगा, इसके बदले में सप्लायर इसको गुड्स या सर्विसेज देगा। ठीक है, तो एक ट्रांजैक्शन हम ऐसे एक डमी ट्रांजैक्शन करके एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। ये सप्लायर, ये रिसिपिएंट। सप्लायर इनवॉइस प्रिपेयर करता है रिसिपिएंट के लिए। एग्जांपल ले लेते हैं, वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज ये है ₹1,00,000। इस पे जीएसटी लगता है एट द रेट ऑफ 18%। मान लेते हैं एग्जांपल ले लिए, रेट में क्या है 18% का जीएसटी, तो 18,000 रुपया जीएसटी हो गया। नाउ वी हैव 1,18,000 रुपीज इसको मिल गया, जिसमें से ये 18,000 टैक्स का। ये पैसा कौन दिया? ये पैसा इसको रिसिपिएंट दिया। कितना दिया? 1,18,000। अब 1,18,000 में से 18,000 क्या है? जीएसटी का पोर्शन है, ये गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। और ये 1,00,000 रुपया जो है ये इसका वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज जो वो सप्लायर अपना रख लेगा। इसमें हो सकता है सप्लायर का परचेज कॉस्ट और उसका वैल्यू एडिशन, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस वगैरह सारा कुछ इसमें ऐड होगा। इसके ऊपर में 18,000। अब टोटल जो पेमेंट हुआ है 1,18,000 का हुआ है। अब हम बात करते हैं रिसिपिएंट के पास आते हैं। अब रिसिपिएंट इस लाख रुपए का चीज वो लिया तो क्या लाख रुपए में सेल करेगा? ऑब्वियस बात है, लाख रुपए में वो सेल नहीं करेगा, कुछ उसमें वैल्यू एडिशन करेगा। तो फॉर एग्जांपल ये 2,00,000 रुपीज में इसको किसी कस्टमर को सेल करता है। ये रिसिपिएंट मेरा कोई है, वो रिटेलर है, दिस इज ये रजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लायर भी रजिस्टर्ड पर्सन है। अब ये 1,00,000 रुपीज का गुड्स, अब यहाँ पे बोलिएगा कि 1,18,000 का गुड्स है। नहीं, 1,18,000 का गुड्स नहीं है, क्योंकि अगर हम 1,18,000 ले ले और फिर उस पर जीएसटी चार्ज करेंगे तो टैक्स के ऊपर में फिर टैक्स लग जाएगा। यानी 18,000 ऑलरेडी टैक्स का पोर्शन इसमें इंक्लूडेड है, और हम फिर यहाँ 1,18,000 ले ले और उस पर फिर 18% लगाए जब कस्टमर को सेल करेंगे तो फिर तो कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो 18,000 को अभी हम साइड में रखते हैं। 1,00,000 रुपीज का गुड्स था, हम इसको 2,00,000 में सेल करते हैं। किसको सेल करते हैं? किसी कंज्यूमर को, फाइनल कंज्यूमर जो उसको कंज्यूम कर लेगा, फर्दर सेल नहीं करेगा। एक कस्टमर को हम सेल करते हैं 2,00,000 रुपीज में। ठीक है, हम 1,00,000 में खरीदे थे, 1,00,000 रुपया मेरा वैल्यू एडिशन है। 1,00,000 में हम खरीदे थे, 1,00,000 रुपीज इज माई वैल्यू एडिशन। और अच्छे से इसको दिखाना है तो 1,00,000 रुपीज अपना कॉस्ट दिखा लीजिए। कॉस्ट हुआ 1,00,000 रुपीज, ये वाला 1,00,000 रुपीज प्लस वैल्यू एडिशन 1,00,000 रुपीज। अब वैल्यू एडिशन में मेरा कुछ और एक्सपेंसेस इनकर हुआ होगा, वो होगा मेरा प्रॉफिट का पार्ट हो सकता है। तो यहां पे टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा 2,00,000 रुपीज, यानी जिसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज है। तो ये हो गया। अब इस पर जीएसटी लगेगा एट द रेट ऑफ 18%, तो ये हो जाएगा 36,000। तो 2,36,000 हम किससे लेंगे? कंज्यूमर से, जो कि अनरजिस्टर्ड है, जो कि जीएसटी पे रजिस्टर्ड नहीं है, या रजिस्टर्ड भी है
ही मे बी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। अगर रजिस्टर्ड भी है तो वो उसको फाइनली सेल करने के पर्पज से नहीं ले रहा, बिजनेस पर्पज से नहीं ले रहा, पर्सनल यूज के लिए ले रहा है। तो अब ये 36,000 हम टैक्स के नाम पर कलेक्ट कर लिए, किससे? कंज्यूमर से कलेक्ट कर लिए। तो अब हमको टैक्स पे करना है, कहां पे करना है? गवर्नमेंट को। 36,000 मेरा है नहीं, वो गवर्नमेंट का पैसा, तो 36,000 हमको पे करना है। इसको हम कहते हैं आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। नाउ जब हम 36,000 गवर्नमेंट के पास लेके जाएंगे तो गवर्नमेंट विल आस्क कि किस चीज का पैसा है, तो हम बताएंगे कि अभी बताएंगे उसको गवर्नमेंट तक कैसे बात को पहुंचाते हैं, कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। 36,000 हम लेके जाएंगे गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट से क्या चीज का पैसा है? से कि कंज्यूमर को हमने प्रोडक्ट सेल किया था, तो प्रोडक्ट सेल किए थे तो प्रोडक्ट लाए कहां से थे? तो परचेस करके लाए थे। परचेस के टाइम पे आपने कुछ टैक्स दिया था, हाँ दिए थे। कितना दिया था? 18,000। तो आपके नाम से तो ऑलरेडी टैक्स 18,000 वहां पे जमा है, उसी प्रोडक्ट का वो टैक्स है। तो 18,000 को हम यहां पे माइनस कर लेते हैं। इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसी चीज को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो फाइनली हम कितना पे करेंगे? 18,000। ये हमको पे करना पड़ेगा टू दी गवर्नमेंट, पे टू दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हम ये पैसा जमा करा देंगे। अभी ट्रांजैक्शन को कंज्यूमर के आगे नहीं देखने, इधर ही देखते हैं हम, इन दोनों के बीच में, सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में ही। ये इनपुट टैक्स इस चीज का ले रहा है, ये 18,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहा है। तो यही चीज को हमको यहां समझना है कि ये 18,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट किस किस केसेस में मिलता है, कब मिलता है, कैसे क्या प्रोसीजर होता है, क्या एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस होता है। यही चीज को इस चैप्टर में हमको समझना है। अब ये 18,000 रुपीज जो पे हो रहा है, इज नथिंग बट द टैक्स ऑन द वैल्यू एडेड बाय द रिटेलर। जो वैल्यू ऐड किया है रिटेलर, इसी चीज के ऊपर में टैक्स है। अगर हम 1 लाख रुपए का, अगेन 18% का रेट से, क्योंकि 18% का ही रेट यहां पे लिए थे, 18% का रेट से लेंगे तो ये आएगा 18,000 रुपीज। तो ये वैल्यू एडिशन के ऊपर में जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा, बाकी जो है वो क्रेडिट मिल जाएगा, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में से माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब क्या प्रोसेस क्या होगा वो समझिए। कंज्यूमर एंड में चला गया, कंज्यूमर इसका क्रेडिट आगे नहीं लेगा। दो रीजन हो सकता है नहीं लेगा। पहला बात, एलिजिबल ही नहीं है क्रेडिट लेने के लिए, यानी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, या कंपोजिशन वाला रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो क्रेडिट नहीं ले सकते, या फिर हम उसको पर्सनल पर्पस में यूज कर रहे हैं, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे, तभी भी हम क्रेडिट नहीं है। कंज्यूमर है, फाइनली कंज्यूम कर जाएगा, इसके आगे इसको ना प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है। तो कहानी यहां पे खत्म हो गया। अब ये ट्रांजैक्शन जो हुआ है बिटवीन सप्लायर एंड द रिसिपिएंट, दैट वी कॉल, रजिस्टर्ड पार्टी दोनों हैं, और ये बिजनेस पर्पस के लिए लिया है, ये रिटेलर है फॉर एग्जांपल एक। तो जैसे ही हम प्रोडक्ट इससे, ये ट्रांजैक्शन को अब हम हटा देते हैं जो कंज्यूमर को हम सेल किए थे। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। नाउ जैसे ही रिटेलर सप्लायर से प्रोडक्ट को लेगा, सप्लायर क्या करेगा? उसका रिटर्न भरेगा और ये टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करेगा। तो सप्लायर क्या करेगा? सप्लायर पहले तो 3B भरेगा, GSTR 3B भरेगा, इसमें ये टैक्स का पेमेंट कर देगा। उसके बाद सप्लायर GSTR 1 भरेगा, जिसमें रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई है, उसमें ये डिटेल दे देगा कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का, ये पर्टिकुलर इनवॉइस जो बना है, इसका डिटेल GSTR 1 में अपलोड हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम B2B ट्रांजैक्शन, दिस इज नोन एज B2B ट्रांजैक्शन बिटवीन टू रजिस्टर्ड पर्सन, सेलर भी रजिस्टर्ड और रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड, GSTR 1 फाइल हो गया। अब GSTR 1 में क्या डिटेल जाएगा? GSTR 1 में ये डिटेल जाएगा कि ये वैल्यू गुड्स का था, ये GST नंबर, किसका GST नंबर? GST नंबर ऑफ द रिसिपिएंट, ये फिल कर देगा कि हमने इस पर्टिकुलर GST पे 1 लाख रुपए का सामान सप्लाई दिया है, जिसपे 18% टैक्स बनता है, और टोटल इनवॉइस वैल्यू इतना है, रेट ऑफ टैक्स इज 18%, नेम ऑफ द रिसिपिएंट वगैरह। जैसे ही वो GSTR 1 फिल करेगा, कौन फिल करेगा GSTR 1? ऑब्वियस बात है, जिसका आउटवर्ड सप्लाई हुआ। आउटवर्ड सप्लाई किसका हुआ है? सप्लायर का हुआ है। मान लेते हैं ये एक होलसेलर है, कोई भी डीलर है जो रजिस्टर्ड है GST में, GSTR 1 फाइल कर दिया। अब जैसे ही ये GSTR 1 फाइल करेगा, इसके ये रिसिपिएंट के GSTR 2A में ये 18,000 रिफ्लेक्ट होगा। ये 18,000 दिखेगा, ऑटो पॉपुलेशन बोलते हैं उसको, ऑटो पॉपुलेट करेगा खुद ब खुद, वो 2A में दिखेगा। 2A किसका? जब तक सेलर
जब तक सप्लायर GSTR1 नहीं फाइल करेगा तब तक रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को 2A में नहीं दिखने वाला क्या चीज, टैक्स का अमाउंट और ये ट्रांजैक्शन। तो GSTR1 फाइल करेगा, ये 2A में देखेगा और अब देखेगा कि 18,000 तो मेरा ऑलरेडी डिपॉजिटेड है, 2A में दिख रहा है, अब उसका क्रेडिट ले सकता है। यानी फर्दर जब वो ट्रांजैक्शन इस प्रोडक्ट पे वैल्यू एडिशन करके जब फर्दर सेल करेगा तो 18,000 का क्रेडिट लेगा, 18,000 का क्रेडिट लेगा। दिस इज नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि ये इनपुट के ऊपर में टैक्स हमने पे कर रखा है, उसका क्रेडिट ले रहे हैं, सिंपली नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इस चैप्टर में हमको ये देखना है कि क्या कंडीशंस रिस्ट्रिक्शंस है ये 18,000 को क्लेम करने के लिए। तो देयर आर फर्स्ट 3 बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशन, 3 बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशन है फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। व्हाट आर दोज बेसिक कंडीशन, उसको हम एक बार समझते हैं। ट्रांजैक्शन को हम इधर से छोटा सा एक लिख लेते हैं, इसी ट्रांजैक्शन को, ये सप्लायर ये रिसिपिएंट दोनों रजिस्टर्ड पार्टी होना चाहिए। क्लियर। अब ये अनरजिस्टर्ड है तो क्या होगा, ये टैक्स ही नहीं कलेक्ट करेगा, और जब टैक्स आप दिए ही नहीं तो क्रेडिट किस चीज का लीजिएगा। दूसरी बात, अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो ये भी क्रेडिट नहीं ले सकता, ये क्रेडिट लेगा तो उसका क्या करेगा, कैसे लेगा, ना इसके पास GST नंबर है ना पोर्टल पर लॉगिन आईडी है। तो दोनों का रजिस्टर्ड होना जरूरी है, टैक्स कलेक्ट कर लिया। अब ये ट्रांजैक्शन को अब लिख लेते हैं, क्योंकि अभी कंडीशंस लिखेंगे तो उसमें एक्सप्लेनेशन देना होगा। इसको हम बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू, जिस पर टैक्स लगाना है, और फिर टैक्स लग जाएगा 18,000, ये GST लग गया @18% के। तो ये इनवॉइस वैल्यू हम कहते हैं, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अमाउंट जो होता है उसको विल कॉल इट एज इनवॉइस वैल्यू। तो दिस विल बी 1,18,000। ये इसको पे कितना करेगा, 1,18,000। इसमें से 2 पार्ट होगा, एक टैक्स का पोर्शन है जो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, दूसरा टैक्सेबल वैल्यू है जो कि सप्लायर रख लेगा। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हुआ। अब यहां पे एलिजिबिलिटी क्या क्या है, अब ये रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। बेसिक एलिजिबिलिटी, फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे पहला बात कि जो रिसिपिएंट है ना, ही मस्ट बी रजिस्टर्ड इन GST, ही मस्ट बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन क्रेडिट नहीं ले सकता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन क्रेडिट नहीं ले सकता। तो पहला एलिजिबिलिटी क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। ठीक है। सेकंड एलिजिबिलिटी, ये एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में ऑफ CGST एक्ट, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में। ये 2 एलिजिबिलिटी जो हम लिख रहे हैं बेसिक एलिजिबिलिटी है, जिसके ऊपर क्रेडिट लिया जाता है। पहला बात, क्रेडिट जिनको लेना है वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। अब बोलिएगा सप्लायर, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो GST तो कलेक्ट ही नहीं करेगा, पहला बात। या फिर ये कंपोजिशन डीलर है तो ये भी GST नहीं कलेक्ट करेगा। उस केस में जब टैक्स का पेमेंट ही नहीं हुआ तो क्रेडिट की तो बात ही नहीं होती। हम यहां बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी ऑफ द रिसिपिएंट, जिसके पास इनवर्ड सप्लाई आया है वो क्रेडिट कब कब ले सकता है। पहला बात, वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन, इनवर्ड सप्लाई चाहे वो गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, गुड्स का या सर्विसेज का या बोथ, मस्ट बी used or intended to be used in course of furtherance of business, intended to be used in the course of furtherance of business। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए कि ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है ये एक रेफ्रिजरेटर परचेज किया है, कहाँ यूज करेगा, घर में यूज करेगा, अपना GST नंबर देके परचेज कर लिया, घर के लिए लिया, दैट इज नॉट फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं लिया। क्रेडिट मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, वहां पे क्रेडिट लेने के लिए ये एलिजिबल ही नहीं है।
एलिजिबल ही नहीं है। एलिजिबिलिटी कंडीशन चेक करना है, सबसे पहले क्या देखना है, क्या क्रेडिट लेने वाला पर्सन जिसको क्रेडिट अवेल करना है क्या वो रजिस्टर्ड पर्सन है, यस। तो सेकंड आपको फिर चेक करना है क्या वो जो इनवर्ड सप्लाई आया है जिसके अगेंस्ट में टैक्स का पेमेंट हुआ है, जिसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज हो रहा है या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज होगा। पर्सनल नेचर का अगर कोई क्रेडिट है, पर्सनल नेचर का कोई टैक्स पेमेंट कर रखे हैं जो कि बिजनेस में यूज नहीं होगा, तो दैट विल नॉट बी अलाउड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट के जैसा उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। पर पर्सनल पर्पस के लिए आप कोई भी एक्सपेंसेस करेंगे या कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं है, तो उसका क्रेडिट नहीं लेना है, उसका क्रेडिट नहीं लेना। आप कोई भी चीज परचेज, मोबाइल परचेज किया, अगर वो बिजनेस के लिए है, बिजनेस के नाम से परचेज किया, बिजनेस का जीएसटी लेकर के बिजनेस में यूज होता है, तो दैट इज फाइन, आप क्रेडिट ले सकते हैं। बट आप पर्सनल पर्पस के लिए किसी को मोबाइल कोई परचेज कर लिया, दैट विल नॉट बी अलाउड टू टेक क्रेडिट। हाउएवर लोग क्या करते हैं, पर्सनल पर्पस के लिए भी अपना जीएसटी नंबर दे करके ले लेते हैं और उसको बुक करते हैं। वहां पे आपको ये देखना है कि क्या आप उस बिजनेस एसेट को, अगर कैपिटल एसेट है तो क्या उस बिजनेस एसेट को आपने अपने बुक्स में कैपिटलाइज किया या नहीं किया। बुक्स में कैपिटलाइज नहीं करते, वो बिजनेस का एसेट नहीं है और उस पर जीएसटी में आकर के क्रेडिट क्लेम करते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है और आप उसके लिए इनएलिजिबल है। तो इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मस्ट बी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड। हो सकता है अभी परचेस किए, अभी तुरंत उसको बिजनेस में नहीं यूज करें, बट दैट विल बी यूज्ड इन बिजनेस, तो दैट विल बी आल्सो बी कवर्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दीज टू आर द बेसिक कंडीशन। एक और कंडीशन है आउटवर्ड सप्लाई मस्ट बी टैक्सेबल और जीरो रेटेड। अब बात को समझिए, ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है, ये एक आउटवर्ड सप्लाई देता है। आउटवर्ड सप्लाई किस चीज का देता है, ऐसा कोई आइटम को देता है जो जीएसटी में टैक्सेबल ही नहीं है। पेट्रोल, डीजल, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है, दीज आर नॉन जीएसटी आइटम। या कुछ ऐसा आइटम का सप्लाई देता है जो एग्जेम्प्टेड अंडर नोटिफिकेशन है सेक्शन 11 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में या सेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट में, ठीक है, सॉरी सेक्शन 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट में, या सेक्शन 11 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में, या सेक्शन 6 आईजीएसटी एक्ट में नोटिफिकेशन के द्वारा एग्जेम्प्ट किया गया है पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज को। तो अगर वैसा कोई नेचर का आइटम देते जो होलली पूरा का पूरा मेरा एग्जेम्प्ट नेचर का है, उसमें मेरा टैक्सेबल सप्लाई अगर कुछ होगा तो उसकी बात अलग करें। कभी कभी मिक्स नेचर का सप्लाई होगा कि जिसमें कुछ पोर्शन टैक्सेबल है, कुछ एग्जेम्प्ट है, तो उसका बात हम लोग आगे करेंगे। अभी फिलहाल ये समझिए कि मेरा आउटवर्ड सप्लाई, इस रिसिपिएंट का आउटवर्ड सप्लाई या तो एग्जेम्प्टेड बाय नोटिफिकेशन है, या नॉन जीएसटी सप्लाई है, या नील रेटेड सप्लाई है। नील रेटेड सप्लाई क्या होता है, ऐसा सप्लाई जो टेरिफ में तो मेंशन्ड है उसका नाम, लेकिन उसके आगे अगर आप जाके देखेंगे रेट पे, तो रेट में डैश है या 0% लिखा हुआ, तो दैट मींस कि वहां पे टैक्स उसको आउटवर्ड सप्लाई पर नहीं लगने वाला। जब आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स लगेगा नहीं, तो ये इनपुट क्रेडिट को कहां क्लेम करेगा, यहां माइनस करे, तो यहां तो टैक्स ही नहीं था, यहां टैक्स आने वाला भी नहीं है, तो कहां माइनस करेगा, ये तो हमेशा निगेटिव बैलेंस में चलता जाएगा। तो इसलिए इसको यहां पे इनएलिजिबल बता दिया गया, यानी मेरा आउटवर्ड सप्लाई या तो टैक्सेबल होना चाहिए या जीरो रेटेड होना चाहिए। अब जीरो रेटेड क्या होता है इसको भी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। पहले ये समझिए कि अगर टैक्सेबल या जीरो रेटेड नहीं है तो क्या होगा, तो वो हो सकता है पहला नॉन जीएसटी सप्लाई हो सकता है। एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस और क्रूड और अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन जीएसटी सप्लाई। इस तरह का कोई सप्लाई हो सकता है।
मेरा आउटवर्ड, हम अपना आउटवर्ड सप्लाई का बात कर रहे हैं। हम अभी देखे थे ना कि हम सेल करते हैं किसी कंज्यूमर, तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो नॉन टैक्सेबल नेचर का है। हम क्या करते हैं, हम पेट्रोल सेल करते हैं, मेरा पेट्रोल पंप है, हम पेट्रोल सेल करते हैं और हम एक कंसल्टेंसी, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, मान लेते हैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये ₹1,00,000 का पेमेंट किया है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इससे टैक्स कलेक्ट किया ₹18,000। तो अब ये पेट्रोल पंप वाला बोलेगा कि हमको ये 18,000 का क्रेडिट चाहिए, तो ये क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि इसका आउटवर्ड सप्लाई जो है वो नॉन जीएसटी सप्लाई है, यानी कि टैक्सेबल सप्लाई नहीं है या तो ना ही जीरो रेटेड सप्लाई है। क्रेडिट तभी मिलेगा जब आपका आउटवर्ड सप्लाई या तो टैक्सेबल हो या जीरो रेटेड हो, अदर कंडीशंस में क्रेडिट नहीं मिलने वाला। तो नॉन जीएसटी सप्लाई में क्या है, पेट्रोल है, डीजल है, एविएशन टरबाइन फ्यूल है, नेचुरल गैस है, क्रूड है, अल्कोहलिक लीकर है और कई कुछ निगेटिव लिस्ट वाले आइटम भी होते हैं, जैसे सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। इस पर बिल्डिंग मतलब कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग नहीं है वो, जिसका सीओसी वगैरह इशू हो जाता है, उसको हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लैंड और बिल्डिंग का सेल करते हैं तो वो सप्लाई के कैटेगरी में आता ही नहीं है, तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाता है नॉन जीएसटी सप्लाई में अगर हम बोले तो। और एग्जाम्पल लीजिए, जिस ऐसे सप्लाई पर जहां रिवर्स चार्ज का प्रोविजन अप्लाई होता है, तो यहां पे जिस पे रिवर्स चार्ज का प्रोविजन अप्लाई होता है, तो यहां पे तो रिसिपिएंट खुद से टैक्स दे देता है, तो सप्लायर तो ना तो टैक्स दिया ही नहीं है, सप्लायर ने तो टैक्स देना ही नहीं है उस पर, आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स आ ही नहीं रहा है, तो उस केस में क्या करना है, क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो बेसिकली समझिए, नॉन जीएसटी सप्लाई आइटम हो सकता है या एग्जेम्प्टेड सप्लाई हो सकता है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई हो सकता है। एग्जेम्प्टेड कहां पे हो सकता है, अंडर सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, यहां पे। और ये नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन नंबर 2, उतना लिखने की जरूरत नहीं, नोटिफिकेशन नंबर 2, नोटिफिकेशन नंबर 12 से एग्जेम्पशन नोटिफिकेशंस है, जहां पे एग्जेम्प्ट किया गया है गुड्स और सर्विसेज को, इस पर टैक्स नहीं लगेगा, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल करता है, फॉर एग्जांपल कोई टी लीव्स को सेल करता है, टी लीव्स अभी प्रोसेस्ड नहीं हुआ है, टी लीव्स पर जीएसटी नहीं है, वो एग्जेम्प्ट होता है। टी पे है बट टी लीव्स पर जीएसटी नहीं लगेगा, तो टी लीव्स पर अगर जीएसटी नहीं लगता है, या मीट पे जीएसटी नहीं लगता है, या कुछ लाइव एनिमल्स पे नहीं लगता है अदर देन हॉर्सेस, तो उस चीज को अगर हम, मेरा वही चीज को सेल करने का काम है, ठीक है, मेरा जो भी सप्लाई है वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, जो नोटिफिकेशन से एग्जेम्प्ट किया गया है, तो हम जो अपने इनपुट पर टैक्सेस दे रखे हैं, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो, सर्विसेज से रिलेटेड, उसका क्रेडिट हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम आउटपुट पर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, तो एडजस्टमेंट कहां करें। और दूसरा बात, अगर हम यहां पे एडजस्ट कर ले, रिफंड ले ले, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा, उस ट्रांजेक्शन पर टैक्स मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये दे हो गया। या फिर अगर हम बात करें, ये हम किस चीज की बात कर रहे हैं, जिनको नहीं मिलना है क्रेडिट, ये एलिजिबिलिटी है, क्रेडिट मिलेगा, और यहां जो लिख रहे हैं इनको नहीं मिलेगा। इसके अलावा और लोगों को भी बहुत सारा एलिजिबिलिटी चेक करना होता है, हम इस पर्टिकुलर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन यहां लिख रहे हैं, ठीक है, कि जो टैक्सेबल नहीं है, जीरो रेटेड नहीं, तो क्या होगा, नॉन जीएसटी सप्लाई हो सकता है, निगेटिव लिस्ट वाला सप्लाई हो सकता है, एग्जेम्प्ट सप्लाई हो सकता है, या फिर नील रेटेड सप्लाई हो सकता है। अब नील रेटेड सप्लाई क्या होता है, नील रेटेड सप्लाई का स्कोप बहुत कम है, बहुत कम ही प्रोडक्ट को नील रेटेड कैटेगरी में डाला गया है। नील रेटेड सप्लाई मतलब टैरिफ जब हम देखेंगे जहां पर रेट मेंशन है, किस चीज पर कितना लगना है, तो उसके रेट के आगे में डैश है या जीरो है, तो वहां पे टैक्स उस प्रोडक्ट पर, जैसे अगर कोई सपोर्ट सर्विस किसी एग्रीकल्चरिस्ट को प्रोवाइड करता है, कोई अगर सपोर्ट सर्विसेज किसी एग्रीकल्चरिस्ट को प्रोवाइड करता है, तो वहां पे सपोर्ट सर्विसेज टू एग्रीकल्चरिस्ट के आगे में आप देखिएगा वहां पे डैश है या 0% लिखा, तो उस पर वो दैट इज नोन एज नील रेटेड सप्लाई। तो बहुत सारा ट्रांजैक्शन है जिस पर जीएसटी नहीं लगता, तो उसको अलग अलग कैटेगरी में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुछ हो सकता है मेरा नॉन जीएसटी सप्लाई, कुछ हो सकता है मेरा नेगेटिव लिस्ट वाला आइटम, बट यहां पे नेगेटिव लिस्ट वाला आइटम पे लैंड एंड बिल्डिंग का सेल और इनवर्ट सप्लाई वाला, जिस पर आरसीएम में, सॉरी आउटवर्ड सप्लाई जिस पर आरसीएम पे टैक्स देना है, वो वाला कवर होता है। उसके अलावा एग्जेम्प्ट ऐसा भी आइटम हो सकता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज मेंशन्ड इन द एंट्री नंबर 25 ऑफ द एग्जेम्प्टेड नोटिफिकेशंस का। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी पर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नॉन जीएसटी सप्लाई नहीं है, उसको नोटिफिकेशन लाके उसको एग्जेम्प्ट किया गया है कि इस पे नहीं लगेगा। मेडिकल सर्विसेज पे, बहुत सारा मेडिकल सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता है, तो उसको नोटिफिकेशन से एग्जेम्प्ट किया गया। आप पासपोर्ट बनवाएंगे, गवर्नमेंट आपको एक सर्विस देता है, तो उस पासपोर्ट बनवाने के चार्जेस के ऊपर में जीएसटी नहीं लगता, तो वो सारा कुछ एग्जेम्प्ट किया गया है बाय नोटिफिकेशन, बाय नोटिफिकेशन। बहुत सारा ऐसा कंडीशंस और
वो है जिसमें हम चेक करेंगे कि वो मेरा किस देखने में तो लगेगा दोनों में टैक्स नहीं लगता, लेकिन उनका कैटेगरीज अलग अलग है। तो वो कैटेगरी या तो नॉन जीएसटी सप्लाई वाला हो, या एग्जेम्प्टेड बाय नोटिफिकेशन वाला हो, या नील रेटेड वाला हो, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग का अगर सेल करते हैं, बिल्डिंग कौन सा, बिल्डिंग तब सेल हो रहा है जबकि उसका सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इश्यू हो गया हो या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी हो गया हो, उसके बाद अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे कॉन्ट्रैक्ट करिएगा तो जीएसटी उस पर लगेगा। अब बात करते हैं, यहां पे दो वर्ड लिखे, एक तो टैक्सेबल समझ में आ गया जो इसमें से नहीं है जिस पर टैक्स लगना है, एक है जीरो रेटेड। जीरो रेटेड क्या होता है उसको जरा सा समझ लीजिए। जीरो रेटेड सप्लाई पर टैक्स का रिफंड मिल जाता है, या बॉन्ड और या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे करके हम उसको सप्लाई करते हैं। तो जीरो रेटेड सप्लाई क्या चीजों को कवर करता है? जीरो रेटेड पर याद रखिएगा, जीरो रेट में हमेशा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। जीरो रेटेड सप्लाई, इसमें दो चीजें कवर होती है, इनफैक्ट बोल सकते हैं तीन चीजें कवर होती है। एक्सपोर्ट, अगर कोई एक्सपोर्ट करता है दैट इज नोन एज जीरो रेटेड सप्लाई। अच्छा, एक्सपोर्ट याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करिएगा, अगर एक्सपोर्ट हम एग्जेम्प्टेड आइटम का भी कर देना तो भी जीरो रेटेड बन जाता है। अगर हम एक्सपोर्ट एग्जेम्प्टेड आइटम का भी कर दे तो उसको जीरो रेटेड सप्लाई ही फिर हम कहेंगे। एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करने का मतलब इंडिया से बाहर भेजना, चाहे वो सेल ऑफ गुड्स हो या सर्विसेज हो, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज, एक्सपोर्ट है। या एसईजेड को सप्लाई देते हैं। व्हाट इज एसईजेड? एसईजेड मींस स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पे गवर्नमेंट बोला गया, आइडेंटिफाई करता है कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहां पे बहुत सारा टैक्स इंसेंटिव होता है और भी तरह का गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स होता है बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। ज्यादातर यहां से यूनिट से क्या होता है, एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट वगैरह बनता है। तो एसईजेड अगर कोई एरिया है उसमें हम कोई सप्लाई देते हैं तो दैट सप्लाई विल बी नोन एज जीरो रेटेड सप्लाई। इस केस में आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट हम ले सकते हैं। या फिर अगर हम एसीजेड डेवलपर को कोई सप्लाई देते हैं तो वो भी जीरो रेटेड सप्लाई कहलाएगा। एसीजेड डेवलपर्स, एसीजेड या फिर एक्सपोर्ट, जीरो रेटेड में यही कवर होते हैं। तो जीरो रेटेड वाले एलिजिबल होते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए, ये लोग इनएलिजिबल होते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। सॉरी, ठीक है। तो एक्सपोर्ट, एसीजेड एंड एसीजेड डेवलपर, दे आर नोन एज जीरो रेटेड सप्लाई। तो आई होप दिस इज क्लियर कि नॉन जीएसटी सप्लाई क्या होता है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई क्या होता है। एग्जेम्प्टेड सप्लाई का मतलब ऐसा सप्लाई जिसको नोटिफिकेशन के द्वारा एग्जेम्प्ट कर दिया गया, फिलहाल उस पर टैक्स नहीं लगने वाला। वो एग्जेम्पशन या तो पार्शियल हो सकता है, या तो कंडीशनल हो सकता है, या एब्सोल्यूट हो सकता है। एग्जेम्पशन पार्शियल भी होता है कई बार एब्सोल्यूट होता है। तो ये हम लोग एग्जेम्पशन चैप्टर में इसको और डिटेल में समझेंगे। फिलहाल ये समझना है कि अगर मेरा आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्टेड है बाय नोटिफिकेशन, और इट इज अ नॉन जीएसटी सप्लाई और नील रेट सप्लाई, और दोज आइटम विच आर कवर्ड इन नेगेटिव लिस्ट, तो मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अच्छा, जब भी हम बात कर रहे हैं, बार बार हम बोल रहे हैं कि ऐसा नेगेटिव लिस्ट वाला, तो उसमें लैंड एंड बिल्डिंग कवर होता है, और ऐसा ट्रांजैक्शन जिस पे आरसीएम एप्लीकेबल है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये कंडीशन है बेसिक, इसके अलावा और कुछ रिस्ट्रिक्शंस है और कंडीशन है। दीज आर दी बेसिक कंडीशन जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए होना चाहिए, फुलफिल करना होगा। पहला, रजिस्टर्ड पर्सन होना होगा रिसिपिएंट को। दूसरा, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए वो ट्रांजैक्शन हुआ हो। तीसरा, आउटवर्ड सप्लाई जो मेरा है वो टैक्सेबल या जीरो रेटेड हो, नील रेटेड होगा, एग्जेम्प्टेड होगा, या जीरो नॉन जीएसटी सप्लाई होगा, तो दैट आर नॉट एलिजिबल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट आर नॉट एलिजिबल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कुछ पोर्शन हम दो आइटम सेल करते हैं, एक आइटम टैक्सेबल है, दूसरा आइटम एग्जेम्प्ट है। एक आइटम जीएसटी सप्लाई है, एक पेट्रोल पंप वाला लुब्रिकेंट भी सेल करता है, तो लुब्रिकेंट इज कवर्ड इन जीएसटी बट पेट्रोल इज नॉट कवर्ड इन जीएसटी। तो ऐसे केसेस में क्या क्रेडिट मिलेगा? तो वहां पे हम प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, कॉमन क्रेडिट निकाल के उसको हम लोग नेक्स्ट जब हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे उसमें आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला 3-4 सेशन में चलेगा, थोड़ा स्ट्रेच करके हम लोग इसको पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, अभी फिलहाल समझते हैं, अगर होलली ये पूरा का पूरा मेरा नॉन जीएसटी सप्लाई में टैक्सेबल पोर्शन नहीं है, मेरा आउटवर्ड सप्लाई में मेरा टैक्सेबल पोर्शन अगर नहीं है, सारा
ऐसा सप्लाई है या तो नॉन जीएसटी सप्लाई, एग्जाम्प्ट सप्लाई, नील रेटेड टाइप का आइटम है जिस पर हम टैक्स नहीं कलेक्ट करेंगे तो मेरे को इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। हो सकता है ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट हो, कुछ पार्ट टैक्सेबल हो, तो उस केस को कैसे फिर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का कितना पोर्शन ले सकते हैं और कितना नहीं ले सकते, ये हम लोग अगले लेक्चर वाले वीडियो में देखेंगे। चलिए, ये तो हो गया बेसिक। इसके अलावा अदर कंडीशंस भी है। अब वो अदर कंडीशंस क्या है उसको हम लोग समझते हैं। These are the basic condition for claiming input tax credit. Other conditions and restrictions क्या है? अदर कंडीशंस ये कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। पहला, recipient must be in possession of tax invoice or debit note issued by supplier or any other document proving payment of tax. Recipient must be in the possession of tax invoice or debit note issued by the supplier or any other document. Any other document में भी क्या क्या डॉक्यूमेंट आता है उसको हम लोग अभी देखेंगे। Any other document proving the payment of टैक्सेस। अब ये सप्लायर इसको गुड्स देगा या सर्विसेज देगा, साथ में टैक्स इनवॉइस देगा, तो इसके पास ये टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, वैलिड टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। वैलिड टैक्स इनवॉइस का क्या क्या कंटेंट होता है उसको भी, क्या कंटेंट के ऊपर में आप टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं और अदरवाइज हम नहीं ले सकते। तो मेरे पास एक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, यानी कि सप्लायर हमको जो इशू किया है वहां पे एक टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, या डेबिट नोट होना चाहिए, या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट जिससे प्रूफ हो कि हाँ हमने टैक्स का पेमेंट किया। अदर डॉक्यूमेंट में क्या क्या आ सकता है? अदर, ये तो नॉर्मल, अगर ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स इनवॉइस, या हो सकता है हम आरसीएम में टैक्स जमा किए हो, खुद से सेल्फ इनवॉइसिंग किए हो, तो इनवॉइस इशूड अंडर आरसीएम, ये भी मेरा वैलिड टैक्स डॉक्यूमेंट हो सकता है। इनवॉइस इशूड अंडर आरसीएम, हम आरसीएम में अगर टैक्स पे करते हैं, खुद से टैक्स पे करते हैं, तो उसका भी क्रेडिट हम ले सकते हैं। उसके लिए भी हम सेल्फ इनवॉइसिंग करते हैं, तो वो सेल्फ इनवॉइस मेरे पास होना चाहिए फॉर टेकिंग क्रेडिट। दूसरा, अदर डॉक्यूमेंट में क्या हो सकता है? बिल ऑफ एंट्री। अब देखिए, बिल ऑफ एंट्री कहां इशू होता है? जब भी हम किसी चीज को इंपोर्ट करते हैं तो बिल ऑफ एंट्री हमको जनरेट करना पड़ता है। बिल ऑफ एंट्री अगर मेरे पास है इंपोर्ट के केस में, इंपोर्ट में क्या पेमेंट होता है? इंपोर्ट को माना जाता है कि वो इंटर स्टेट सप्लाई है और वहां पे आईजीएसटी का पेमेंट करते हैं। जब भी मैं आईजीएसटी का पेमेंट करते हैं तो सभी क्रेडिट हम ले सकते हैं। तो इंपोर्ट पे अगर कुछ टैक्स पेमेंट हुआ है तो वहां पे बिल ऑफ एंट्री होगा, वहां पे टैक्स इनवॉइस हो सकता ना हो, तो वहां पे बिल ऑफ एंट्री होगा, तो बिल ऑफ एंट्री के वो मान सकते। या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट इनवॉइस इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये क्या क्या डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम ले सकते हैं? मतलब मेरे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे प्रूफ हो कि हम टैक्स का पेमेंट किए, तब तो क्रेडिट लेंगे। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस नहीं तो डेबिट नोट होगा। अगर ये भी नहीं है तो मेरे पास इनवॉइस जो हम खुद से सेल्फ इनवॉइसिंग किए आरसीएम के अंदर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर सेल्फ इनवॉइसिंग क्या है उसको समझिए। होता क्या है कि हम एक रिसिपिएंट है, हम सप्लायर से कोई सप्लाई लिए, उसको टैक्स का पेमेंट नहीं करते, दिस इज नोन एज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसको टैक्स ना दे करके टैक्स रिसिपिएंट, इस ट्रांजैक्शन में हम क्या किए थे? इसको 18,000 दे दिए थे सप्लायर को, और 18,000 ये फिर गवर्नमेंट को जमा कराया था। इसमें से दो पोर्शन था, 1 लाख इसका था, 18,000 गवर्नमेंट का था, ये सप्लायर को दे दिए। अगर ये आरसीएम का सिस्टम होता तो आरसीएम में हम इसको सिर्फ 1 लाख रुपया देते, सिर्फ 1 लाख रुपीज पे करते, 18,000 आई विल पे टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली।
rather than paying to the supplier। हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को, जब हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते तो वहां पे हम सेल्फ इन्वॉइसिंग करते, खुद के नाम पर इन्वॉइस करते और 18,000 का क्रेडिट अगले महीने में फिर हम लेते जा करके। तो ये क्रेडिट लेने के लिए मेरे पास इन्वॉइस होना चाहिए, सेल्फ इन्वॉइस या बिल ऑफ एंट्री। इंपोर्ट के केस में अगर इंपोर्ट पे टैक्स वगैरह दे रहे हैं, आईजीएसटी दे रहे हैं, तो वहां क्रेडिट हम लेंगे। जब हम यहां सेल करेंगे तो उस आईजीएसटी का, उसके लिए बिल ऑफ एंट्री चाहिए। या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में, इसको समझिए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। कई बार एक हेड ऑफिस होता है जिसके नाम से सारा बिल इनवॉइसेस बनता है। अब वो एक्चुअल सारा सर्विसेज वो नहीं लिया है, उसका नीचे जो ऑफिसेज है या अदर देन ऑफिसेज है, जो उसका हो सकता है ब्रांचेस हो, वो उसका एक्चुअल सर्विस रिसीव किया है। तो लेकिन बिल सारा किसके नाम से है, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बना है उसके नाम से बिल है। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, सबको फर्दर इनवॉइसिंग कर देता है, इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इसका रिटर्न वगैरह अपना प्रिपेयर करके। तो इस तरह से वो क्रेडिट ले सकता है जो ब्रांचेस है वो। तो ब्रांचेस को क्रेडिट लेना है तो फिर वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का इनवॉइस इशू होता है। तो ये 5 में से कोई एक डॉक्यूमेंट मेरे पास होना चाहिए। अब टैक्स इनवॉइस जो है, अर्लियर इट वाज कि टैक्स इनवॉइस एकदम परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन बाद में एक नोटिफिकेशन के जरिए से बोल दिया गया कि कुछ कंटेंट अगर टैक्स इनवॉइस में है तो उसको वैलिड टैक्स इनवॉइस माना जाएगा और उसके बेसिस पे क्रेडिट को दे दिया जाएगा। यानी कि छोटा सा कोई क्लेरिकल मिस्टेक कर दिया टैक्स इनवॉइस बनाने में तो हम क्रेडिट को बोल दे कि नहीं ले पाएगा, वैसा नहीं है। क्रेडिट हम अलाउ कर देंगे अगर ये कुछ बेसिक कंटेंट उसमें होना चाहिए। बेसिक कंटेंट क्या क्या है, जीएसटी नंबर होना चाहिए ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट। सप्लायर का जीएसटी नंबर होना चाहिए, दूसरा रिसिपिएंट का भी जीएसटी नंबर होना चाहिए। ठीक है, सप्लायर का जीएसटी नंबर मेंशन होना चाहिए। देन वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज उसमें मेंशन होना चाहिए। देन अमाउंट ऑफ टैक्स मेंशन होना चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई, ये भी अगर इंटर स्टेट हो रहा हो तो, जीएसटी नंबर होना चाहिए रिसिपिएंट का, सप्लायर का, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए, अमाउंट ऑफ टैक्स होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई। और इंट्रा स्टेट हो तो वो भी जरूरी नहीं है। इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं क्रेडिट को। इस बेसिस पे हम क्रेडिट को ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा टैक्स जोड़ के जो इनवॉइस का वैल्यू आ रहा है वो भी रहना चाहिए। तो एक बेसिक फॉर्मेट होता है इनवॉइस का, वो अगर आपके पास है तो यू विल बी एलिजिबल टू। अब ऐसा इनवॉइस दे दिए जिसमें जीएसटी नंबर है ही नहीं, किसका जीएसटी नंबर नहीं है, सप्लायर का जीएसटी नंबर नहीं है, तो उस इनवॉइस को हम इनवॉइस मानते ही नहीं है, दैट इज नॉट अ वैलिड इनवॉइस। या रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर उसमें है ही नहीं, तो किसके लिए वो बिल आया है कैसे पता चलेगा। तो उस केस में क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो कुछ बेसिक कंडीशंस होना चाहिए इनवॉइस के अंदर में। डेबिट नोट हो तो भी मिल जाएगा डेबिट नोट के बेसिस पे, और अदर डॉक्यूमेंट में से ये कोई 3 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हो तो इसके बेसिस पे भी आप क्रेडिट ले सकते हैं। तो पहला है रिसिपिएंट, recipient must be in the possession of tax invoice or debit note issued by the supplier or any other document। ये कुछ बेसिक चीजें होनी चाहिए इनवॉइस के अंदर में, और ये अदर डॉक्यूमेंट में से अगर ये कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप इसके बेसिस पे भी क्रेडिट ले सकते हैं। तो ये पहला कंडीशन था। अदर कंडीशन का बेसिक एलिजिबिलिटी हम लोग देख लिए, 3 था। उसके अलावा एक ये कंडीशन है। दूसरा बेसिक कंडीशन क्या है क्रेडिट लेने के लिए, आईटीसी क्लेम करने के लिए? दूसरा बेसिक कंडीशन है गुड्स या सर्विसेज मस्ट बी रिसीव्ड। ये रिसीव्ड होना जाना चाहिए हमको। गुड्स या सर्विसेज मेरे को रिसीव हो जाना चाहिए तभी हम क्रेडिट लेंगे। गुड्स या सर्विसेज मेरे को रिसीव हो जाना चाहिए तभी हम उसका क्रेडिट लेंगे। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि हम रिसीव ना करें, हम इंस्ट्रक्शन दे दे कि एग्जाम्पल ले लो, हम मिस्टर ए है ये सप्लायर है, मिस्टर बी जो है ये रिसिपिएंट है। मिस्टर ए इसको सप्लाई देता है बी को, बी बोलता है कि मेरे प्लेस पर मत दो, मेरे को गुड्स अभी नहीं चाहिए, तुम ऐसा करो कि मेरा एक जॉब वर्कर है दूसरे जगह पर मिस्टर जे, उसको दे दो। तो अगर ओरिजिनल रिसिपिएंट के इंस्ट्रक्शन पे गुड्स को
किसी और लोकेशन पर भी डिलीवर कर दिया गया या सर्विसेज को परफॉर्म कर दिया गया, तो देन वेल इन दैट केस भी बी एलिजिबल हो जाएगा। यानी या तो बी को ही रिसीव हो रहा हो या उसके इंस्ट्रक्शन पर किसी थर्ड पार्टी को गुड्स या सर्विसेज दे दिया गया हो, तो भी आप एलिजिबल है क्रेडिट लेने के लिए। कई बार क्या होता है कि गुड्स का वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से हम जिसको सेल करना है प्रोडक्ट को डायरेक्टली वहीं भिजवा देते हैं, रेदर देन रिसीविंग दैट प्रोडक्ट इन आवर फैक्ट्री एंड फर्दर सेंडिंग, हम डायरेक्टली उसको सेंड करा देते हैं। तो मेरे इंस्ट्रक्शन पर अगर गुड्स कहीं और भी चला जाता है तो उसका क्रेडिट मेरे को मिल जाएगा, पहला बात। दूसरा बात, गुड्स रिसीव हो जाना चाहिए, सर्विसेज रिसीव हो जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगर गुड्स और सर्विस, गुड्स की बात करें, इसमें गुड्स अगर लॉट में मिल रहा है, यानी कि इनवॉइस तो आज बन गया, एग्जांपल ले लो, चलो इनवॉइस बन गया, आज का डेट थिंक 19th ना, आज का डेट पे इनवॉइस रेडी हो गया। इनवॉइस है 1 लाख रुपीज का। क्या चीज देना है, कोई भी सामान है जो मेरे को चाहिए 1000 kg, उसके लिए हम 1 लाख रुपया पे कर दिए, लेकिन 1000 kg हमको एक बार में नहीं मिला। हमको कुछ प्रोडक्ट अभी मिल गया अगस्त में, 27 अगस्त को 2020 को, उसके बाद कुछ सितंबर में मिल गया 29 सितंबर 2020 को। कितना मिल गया, 1000 kg में से 500 kg यहां मिल गया, 300 kg यहां मिल गया, और 30 नवंबर 2020 को रेस्ट ऑफ दी 200 kg मेरे को रिसीव हो गया। तो ये इसको बोलते हैं लॉट में रिसीव होना, अलग अलग लॉट में रिसीव हुआ। तो अब हम क्रेडिट लेने के लिए कहां एलिजिबल हुआ पता है, जब मेरे को लास्ट लॉट रिसीव हुआ। जब भी लास्ट लॉट रिसीव होगा ना, तब हम एलिजिबल होंगे, उससे पहले ही नहीं। यानी कि अब हम 30 नवंबर का जब हम रिटर्न भरेंगे दिसंबर में आगे, तब हम ये इस पे मान लो 18,000 रुपये टैक्स दिए थे, 18,000 रुपये टैक्स दिए थे, जीएसटी IGST, तो तब हम एलिजिबल होंगे उस क्रेडिट को लेने के लिए, ठीक है। अगर लॉट में सामान अलग अलग पार्ट में आता, कुछ अभी आया कुछ बाद में, तो जो लास्ट लॉट है, जितना का मेरा इनवॉइस है 1000 kg का, और लास्ट लॉट मेरे को रिसीव हो जाता है, तब हम उसका क्रेडिट लेंगे, तब हम उसका क्रेडिट लेंगे। क्लियर है। तो ये कंसेप्ट है कि गुड्स रिसीव हो जाना चाहिए, रिसीव हो जाए या हमको या मेरे इंस्ट्रक्शन पे किसी और थर्ड पर्सन को, तो उसको भी रिसीव ही माना जाएगा, ठीक है। ये अगर लॉट में होता तो जब लास्ट लॉट रिसीव हो जाए, यानी इसका क्रेडिट हम कब लेंगे, जब रिटर्न भरेंगे हम नवंबर का आके दिसंबर में, तो हम दिसंबर में इसका क्रेडिट लेंगे। यानी 18,000 को कब हम क्लेम करेंगे, दिसंबर में। अदर कंडीशंस में तीसरा कंडीशन, टैक्स मस्ट बी पेड बाय सप्लायर, टैक्स मस्ट बी पेड बाय सप्लायर। अब समझिए बात को, आइदर सप्लायर कैसे टैक्स पे कर सकता है, सप्लायर दो तरीके से टैक्स पे कर सकता है, आइदर यूटिलाइजिंग हिज इनपुट टैक्स क्रेडिट और बाय डेबिटिंग कैश लेजर। दो तरीका होता है टैक्स को पे करने का, उसको हम लोग अभी समझते हैं। हम इसको तो 18,000 दे दिए, आई हैव पेड 18,000 टू सप्लायर, बट सप्लायर ये पैसा गवर्नमेंट को नहीं जमा कराया। द टैक्स मस्ट बी पेड बाय द सप्लायर टू दी गवर्नमेंट। अगर ये टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को नहीं जमा किया तो हमको क्रेडिट नहीं मिलेगा। हमको जब टैक्स का पैसा गवर्नमेंट तक पहुंचा ही नहीं तो हमको क्रेडिट कैसे मिलेगा। तो अब आप बोलिएगा हमको कैसे पता चलेगा कि जमा किया कि नहीं किया, तो आपके 2A में रिफ्लेक्ट होगा। हम शुरू में ही बताए थे कि आप जब 1 वो फाइल करेगा तो आपको एक रिटर्न देखने को मिलेगा GSTR 2A, उसमें रिफ्लेक्ट करेगा, तभी आप क्रेडिट लेंगे। हाउएवर प्रोविजनल क्रेडिट का भी कंसेप्ट है पेमेंट वेमेंट के ऊपर में, तो अभी उसको हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। और अभी तो गवर्नमेंट इसके ऊपर में एक रूल ले आया है कि 10% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट से ज्यादा, मतलब जो 2A में दिख रहा है उसका 10% तक ही आप मैक्सिमम ले सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। मतलब 2A में जो दिख रहा है वो ले सकते हैं, उसका और 10% हम ले सकते हैं। तो उसको हम लोग अभी समझ लेंगे डिटेल। पहले ये समझिए कि सप्लायर जो है जिसको हम 18, ये सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स ये जमा करेगा तभी हमको क्रेडिट मिलेगा। फिलहाल अभी हम एट द टाइम क्या करते हैं, हम लोग प्रोविजनल बेसिस पर क्रेडिट तो क्लेम कर लगते हैं
लेकिन नहीं जमा करेगा तो हो सकता है हमको उसका नोटिस आ जाए और हमको फिर से रिवर्सल करना पड़े या फिर पे करना पड़े वो अपने पॉकेट से हमको, जो टैक्स का क्रेडिट हम अवेल कर लिए हैं। तो टैक्स मस्ट बी पेड टू द सप्लायर, सॉरी पेड बाय द सप्लायर टू द गवर्नमेंट। जो हम टैक्स और रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 39, यानी कि अब हमको रिटर्न फाइल करेंगे तभी तो हम क्लेम करेंगे क्रेडिट का। यानी कि जब हम अपना 3B भरेंगे तब तो हम क्लेम करेंगे ITC, तो 3B को भरना भी वो जरूरी है फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। याद रखिएगा, पुराने महीने का 3B नहीं भरे तो करंट मंथ में भी एलिजिबल नहीं है हम कि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सके, क्योंकि जब तक हम कंटिन्यूअसली रिटर्न को नहीं भरते आएंगे तो गैप करके रिटर्न नहीं फिल होता। यानी कि अगर हम दिसंबर का रिटर्न नहीं भरे हैं तो जनवरी का रिटर्न नहीं फाइल होगा। यानी कि हमको दिसंबर तक का रिटर्न पूरा भरना होगा अगर हम जनवरी का कोई क्रेडिट फरवरी में क्लेम करना चाहते हैं। तो रिटर्न हमको फाइल करना हो क्रेडिट कर लेने के लिए, टैक्स जमा हो जाना चाहिए सप्लायर को, और टैक्स जमा हो जाना चाहिए सप्लायर को। और दो कंडीशंस जो पहले था, व्हाट आर दोज 2 कंडीशंस? सबसे पहला कंडीशन हम देखेंगे कि मेरे पास पोजीशन होना चाहिए किस चीज का, एक वैलिड टैक्स इनवॉइस का, डेबिट नोट का, या बिल ऑफ एंट्री का, या फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के इनवॉइस का, या फिर RCM में अगर हम सेल्फ इनवॉइसिंग किए तो वो मेरे पास एक प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स होना चाहिए, तब हम क्लेम करेंगे। दूसरा क्या था, गुड मस्ट बी रिसीव्ड, गुड्स मेरे को मिल जाना चाहिए या सर्विसेज मेरे को मिल जाना चाहिए, तभी हम क्रेडिट लेंगे। अब मेरे इंस्ट्रक्शन पे 3rd को मिल जाएगा तभी भी क्रेडिट हमको मिल जाएगा। गुड्स अगर लॉट में रिसीव होता, अलग अलग पार्ट में रिसीव होता, तो जब लास्ट लॉट जब मिल गया उसके अगले वाले महीने का जो रिटर्न भरेंगे वहां पे हम क्रेडिट को क्लेम करेंगे। 3rd कंडीशन क्या है, टैक्स मस्ट बी पेड बाय द सप्लायर टू द गवर्नमेंट। अब ये 18,000 हम रिसिपिएंट सप्लायर को दे दिया, लेकिन ये 18,000 जमा ही नहीं किया, तो उस केस में मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा। और रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड फॉर क्लेमिंग द क्रेडिट, हमको 3B फाइल करना होगा, और 3B जब तक प्रीवियस मंथ का नहीं करेंगे, करंट मंथ का 3B होगा नहीं, तो इस बार का क्रेडिट हम क्लेम नहीं कर सकते, तो रिटर्न हमको प्रॉपर्ली फाइल करना होगा फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, आप क्रेडिट को कब तक कर सकते हैं? अब आ जाइए सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 तक हम देख लिए हैं, ठीक है, तो जिसमें हम एलिजिबिलिटी चेक किए हैं अभी तक और कुछ कंडीशंस। अब सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 बताता है डेप्रिसिएशन के बारे में। अब ये सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अगर आप टैक्स इंक्लूड करके जो अमाउंट आया है उस पर आपने अगर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, यानी बुक्स में उसको कैपिटलाइज करके उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का। सिंपल। तो इसको समझिए, एक हम मशीन परचेज किए हैं, अच्छा क्रेडिट हमको किस चीज का मिलेगा? क्रेडिट हमको अपने कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा, अदर देन कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा, और इनपुट सर्विसेज का भी मिलेगा। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसको हम कैपिटलाइज करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इनपुट क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जो कि कैपिटल गुड नहीं है, वो इनपुट है। इनपुट सर्विसेज, दोज सर्विसेज वी हैव रिसीव, इनवर्ड सर्विसेज जो हम लिए उन सबका क्रेडिट मिलता है। पहले कई एक्ट में था 50% कैपिटल गुड्स का मिलता था, तो अभी वैसा नहीं है पूरा। यानी कि अगर हम ITC पढ़ रहे हैं तो हम कोई डिफरेंशिएट अभी फिलहाल नहीं करेंगे, आगे में जाके कहीं कहीं पर डिफरेंशिएट मिलेगा कि कैपिटल गुड और इनपुट में थोड़ा डिफरेंस है, बट सिंपल समझिए कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट मिलने वाला है पूरा, इनपुट का भी मिलने वाला और इनपुट सर्विसेज का भी मिलने वाला। तो अभी हम मशीन परचेज किए हैं जो कि 10 लाख रुपीज का है, 10 लाख रुपए का मशीन परचेज की, इस पर IGST लगा एट द रेट ऑफ 18%, तो दैट विल बी 1,80,000, तो ये हो गया 11,80,000। दिस इज नोन एज इनवॉइस वैल्यू। अब अगर हम इस अमाउंट को लेके डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिए बुक्स में, यानी इसको अपने बुक्स में कैपिटलाइज किए इस अमाउंट पर और डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिए उस पे, यानी कि अब हम टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट पे यानी IGST पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो इस केस में IGST का क्रेडिट हमको नहीं मिलेगा। अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर में, तो उसका ITC नहीं मिलेगा। अगर हम इस अमाउंट पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा, तो मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा 18,000 का, ये सॉरी 1,80,000 का, ये हमको क्रेडिट मिल जाएगा। याद रखिए, इनवॉइस वैल्यू यानी कि टैक्स IGST के ऊपर में भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए, तो डेप्रिसिएशन भी ले लीजिए और फिर क्रेडिट भी ले लीजिएगा, तो ऐसा नहीं होगा। या तो डेप्रिसिएशन वाला बेनिफिट मिलेगा या क्रेडिट वाला बेनिफिट मिलेगा। तो अगर मशीन परचेज किए हैं 10 लाख रुपए में, अगर 10 लाख रुपए पे डेप्रिसिएशन कर रहे हैं तो इसका क्रेडिट मिलेगा।
अगर इसको जोड़ के इनवॉइस वैल्यू यानी 11,80,000 पे डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो ये आईजीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। दिस इज क्लियर। नाउ व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग द क्रेडिट, कब तक हम क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं? सेक्शन, दिस वाज सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, दिस वाज सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। नाउ वी विल सी सेक्शन 16 subsection 4, time limit for claiming the credit, time limit for claiming credit, क्रेडिट को क्लेम करने का टाइम लिमिट क्या होता है, कब का क्रेडिट कब तक हम क्लेम कर सकते हैं? तो इनवॉइस जिस डेट का है, इनवॉइस जिस डेट का है और जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करता है, एग्जाम्पल हम लेते हैं तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल लीजिए 28, ये टाइम लिमिट हम सेक्शन नहीं कोट कर रहे, टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग द क्रेडिट। और इसके बाद हम एक चीज देखेंगे, टाइम लिमिट फॉर पेमेंट, टाइम लिमिट फॉर पेमेंट। तो इसको पहले समझ लेते हैं, टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग द क्रेडिट क्या है। टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग द क्रेडिट क्या है? मान लेते हैं 28 अक्टूबर 2019 को एक इनवॉइस बना, इनवॉइस डेट है, इस पर मेरा आईजीएसटी था, टैक्स का अमाउंट था 12,000 रुपये मान लीजिए, ठीक है। ये एक इनवॉइस बना, ये क्रेडिट किस ईयर से रिलेट करता है, किस फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करता है, बता पाएंगे? ये रिलेट करता है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का। तो इस क्रेडिट को यानी इस 12,000 को क्लेम करने का मेरा डेट क्या होगा? ये डेट होता है जब भी फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाए, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का सितंबर का रिटर्न का डेट और एनुअल रिटर्न, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न whichever is earlier। यानी इसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? इसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा तो लास्ट डेट हम इसमें खोजते हैं, इसका लास्ट डेट क्या होगा? तो इसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या है? 2021। इसका सितंबर कब आएगा? सॉरी 2021, इसका सितंबर हम बोले तो सितंबर का रिटर्न यानी सितंबर 2020, इसका रिटर्न हमको कब तक फाइल करना था? रिटर्न का यहां पे मतलब हम बोल रहे थे जीएसटीआर 3B, तो इसका रिटर्न हमको कब तक फाइल करना था? जनरल सर्कमस्टांसेस में 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 20th ऑफ अक्टूबर। या फिर इससे पहले अगर हम इसका एनुअल रिटर्न फाइल कर दिए, तो अगर पहले एनुअल रिटर्न फाइल कर दिए तो वहीं पे मेरा डेट खत्म हो जाएगा। फिर हमको ये, अगर हम फॉर एग्जाम्पल 13 अगस्त 2000, सॉरी अभी मान लो 1 सितंबर 2020 को ही हम एनुअल रिटर्न फाइल कर दिए, तो मेरा लास्ट डेट 20th अक्टूबर नहीं होगा 2020 का, बल्कि वो 1 सितंबर को ही मेरा डेट लैप्स कर जाएगा फॉर क्लेमिंग दिस 12,000 रुपीज। तो दो डेट आपको ढूंढना है। पहला तो अगर एनुअल रिटर्न फाइल हुआ है, एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट नहीं देखना है, एनुअल रिटर्न का फाइलिंग डेट देखना है और इसका ड्यू डेट देखना है फर्स्ट वाले का, ठीक है। तो लास्ट डेट विल बी नेक्स्ट ईयर के सितंबर का रिटर्न डालने का डेट, लास्ट डेट यानी नेक्स्ट ईयर के सितंबर, यानी सितंबर 2020 का रिटर्न हम अक्टूबर में डालेंगे आके, तो अक्टूबर का 20 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, ये 3 डेट होता है डिपेंडिंग अपॉन योर टर्नओवर एंड स्टेट इन विच यू आर ऑपरेटिंग। तो जो भी डेट होगा वो डेट, अभी मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 20th है, मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, तो 20th ऑफ अक्टूबर 2020 ये लास्ट डेट होगा। या अगर हम एनुअल रिटर्न फाइल कर दिए हों इससे पहले, तो वो एनुअल रिटर्न के डेट को ही लास्ट मान के जाएगा, कट ऑफ डेट हो जाएगा, वहां से फिर हमको उसके आगे एलिजिबिलिटी मेरा खत्म हो जाएगा, हम ये 12,000 मेरा लैप्स हो जाएगा, फिर हमको नहीं मिलने वाला, ये 12,000 मेरा लैप्स हो जाएगा।
तो इस पीरियड का यानी 1920 का जो भी क्रेडिट है मेरे पास, उसका अगर हम क्लेम नहीं किए हैं तो हम कब तक कर सकते हैं? आने वाले साल के सितंबर का रिटर्न जब हम भरेंगे उस सितंबर के रिटर्न में, या एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, सिंपल। ठीक है, तो दिस इज द टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग द क्रेडिट, दिस इज द टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग द क्रेडिट। एंड द सेकेंड इज पेमेंट ऑफ टैक्सेस और पेमेंट टू कंसिडरेशन का पेमेंट। अगर ये इसको सपोज इसने ये टैक्स को जमा कर दिया अपने पॉकेट से, बट ये रिसिपिएंट सप्लायर को पैसा नहीं दिया है, तो 180 दिन का टाइम पीरियड होता है, 180 दिन का टाइम पीरियड होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस कि उसको पेमेंट कर देना है। अदरवाइज जो क्रेडिट ये क्लेम किया है 18,000 रुपया, इसको रिवर्स करना पड़ता है। अर्लियर उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना होता था, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए विल सम अप विद दिस टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग द क्रेडिट। थैंक यू।